हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखेंगे। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के झंडे का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसका आंसर लिखेंगे कि सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं, क्योंकि बाहर की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णतया समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान के झंडे का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों में इंगित करती है, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1978 ईस्वी में चीन द्वारा मुक्त द्वार की नीति का परिचय दीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, 1978 ईस्वी के दिसंबर में देंग सियाओपेंग ने ओपन डोर यानी कि मुक्त द्वार की नीति चलाई। इसके बाद से चीन में अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। यह तस्वीर चीन में विकास की तेजी से बदलती प्रवृत्ति का पता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान के 10 सदस्य देशों के नाम बताएं। इसका आंसर लिखेंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार या कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में विदेशी व्यापार में उल्लेख वृद्धि लाने के लिए 2 घटकों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, चीन के द्वारा 1978 ईस्वी में खुले द्वार की नीति विशेषकर व्यापार में सहायक नए प्रतिमान को अपनाया। इससे आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण में विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता की वकालत क्यों की। इसका आंसर लिखेंगे, चीन भारत का पड़ोसी एवं विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यह देश अभी कुछ वर्ष पहले तक संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं था। भारत ने सदा चीन की सदस्यता की वकालत की। 1971 ईस्वी में साम्यवादी चीन की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र में स्वीकार की गई। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता की वकालत जिन कारकों से की गई, उनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। प्रथम, चीन विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत ने यह अनुभव किया कि ऐसे देश का विश्व मंच से बाहर रहना विश्व के लिए खतरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, राजीव गांधी फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की संतान थे। वे 1944 ईस्वी में जन्मे थे। 1980 ईस्वी के बाद वे देश की सक्रिय राजनीतिक में शामिल हुई। अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वे राष्ट्रव्यापी सहानुभूति के वातावरण में भारी बहुमत से 1984 ईस्वी में देश के प्रधानमंत्री बने और 1989 ईस्वी के बीच वह प्रधानमंत्री पद पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सिखों एवं देश पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका आंसर लिखेंगे, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सिख जन समुदाय पर बड़ा कम असर पड़ा। कुछ साल बाद जब 1980 ईस्वी में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई, तो अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1990 ईस्वी के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति किस तरह आ गई और इसके क्या अच्छे परिणाम दिखाई दिए। इसका आंसर लिखेंगे, यद्यपि 1992 ईस्वी में पंजाब राज्य में आम चुनाव हुए, लेकिन गुस्से में आई जनता ने दिल से मतदान में पूरी तरह भाग नहीं लिया। केवल 22% मतदाताओं
ने मतदान का प्रयोग किया। यद्यपि उग्रवाद को सुरक्षा बल ने अंततः दबा दिया, लेकिन अनेक वर्षों तक पूरी जनता, हिंदू और सिख दोनों को ही कष्ट की यातनाएं झेलने पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1962 ईस्वी के बाद 1979 ईस्वी तक भारत चीन संबंध का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य होने में करीब 10 साल लग गए। 1986 ईस्वी में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल हो सके। शीर्ष नेता के तौर पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चीन के दौरे पर गए। बाद में नेहरू के बाद राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए। इसके बाद वे चीन के साथ भारत के संबंधों से ज़्यादा जोर व्यापारिक मामलों पर रहा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 10 मोस्ट लघु प्रश्न उत्तर बता दिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। इनमें से कौन कौन से प्रश्न आपको याद है, आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, ग्राम सभा प्रत्येक ग्राम सेवा प्रत्येक पंचायत में होता है। ग्राम पंचायत मुखिया के निर्देश पर काम करता है। ग्राम के लोग महीना में 1 या 2 बार एक जगह एकत्रित होकर ग्रामीण समस्याओं को रखकर अपने उसके समाधान करने की योजना बनाते हैं। अतः ग्रामीण लोगों के द्वारा महीने में 1 या 2 बार जो बैठकें बुलाकर गांवों के लोगों द्वारा जो सभा की जाती है उन्हें ही ग्राम सभा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के कौन कौन से कारण। इसका आंसर लिखेंगे, जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। प्रथम लिखेंगे, जल में मृत जंतु मलमूत्र, कूड़ा करकट आदि फेंकने से जल प्रदूषित होता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट लिखेंगे, औद्योगिक कारखानों के गंदे अवशिष्ट उत्पादन का नदियों में जाने से पहले जल प्रदूषण हो जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे, आणविक तथा नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से रेडियो सक्रिय पदार्थ जल को प्रदूषित कर देता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, वर्षा के जल के साथ फसलों पर डाले गए कीटनाशक पदार्थ मिट्टी में मिलने से अन्य हानिकारक तत्व भी जलाशयों में पहुंचते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित राज्य क्या है। इसका आंसर लिखेंगे कि भारत में 2 प्रकार के राज्य है, एक पूर्ण राज्य जैसे बिहार, बंगाल इत्यादि, दूसरा केंद्र शासित राज्य, इसके अंतर्गत दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ इत्यादि आते हैं। उन केंद्र शासित राज्यों का संचालन केंद्र के मनोनीत उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल इसका प्रधान होता है। हालांकि दिल्ली या जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में विधानसभा का भी गठन किया जाने का प्रावधान है, किंतु उसका मुख्य विषय जैसे पुलिस और दूसरे प्रमुख विषय केंद्र के अधीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, सामूहिक वर्ग को खतरे से आज़ादी सामूहिक सुरक्षा है। मानव का अस्तित्व और देश का जीवन खतरों से भरा होता है। इस खतरे से मुक्ति का मतलब होता है सामूहिक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षेप में परमाणु युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे कि विश्व में युद्ध का परिणाम बहुत भयानक होता है। जिसका परिणाम यह है कि वहां आज भी बच्चों का जन्म विकलांगता के आधार पर होता है। दोनों शहर परमाणु युद्ध के कारण तहस नहस हो गए। अतः आज के सभ्य मानव परमाणु युद्ध की भयंकरता एवं विध्वंसकारी प्रभावों से
बचाना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस दिशा में प्रमुख भूमिका का निर्वहन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ क्या होता है? इसका आंसर लिखेंगे, भारत में बहुत दलीय शासन प्रणाली है, किंतु अगर किसी एक का दल बहुत बहुमत आता है तो उसकी सरकार बन जाती है, तो वैसी अवस्था एक दलीय कहलाता है। भारत में आज़ादी के बाद एक दलीय व्यवस्था कहलाता है। भारत में आज़ादी के बाद एक दलीय व्यवस्था अर्थात कांग्रेस की सरकार रही, किंतु आज भारत में एनडीए अर्थात बहुदलीय सरकार की व्यवस्था है। उसके पहले भी सप्रसंघ की सरकार बहुदलीय ही थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने जितना भी प्रश्न बताए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी वजह से इसको आप एक बार दो बार करके ज़रूर दे करके जाएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।